नमस्कार। आज हम आपके बीच चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको हम बताए थे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इनका शासनकाल सामान्यतया 321 ईसा पूर्व से लेकर 297 BC के बीच माना जाता है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रथम भारत के ये ऐतिहासिक सम्राट थे पूरे भारत के। जिस समय ये गद्दी पर बैठे इनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी। चंद्रगुप्त मौर्य अनाम कुल का था, यानी इनके कुल का नाम स्पष्ट नहीं है। इनका बचपना काफ़ी कष्टों में, संकटों में बीता। गुरु चाणक्य की सहायता से इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र, युद्ध कला, ज्ञान विज्ञान, कूटनीति और व्यवहारिक बात हर चीज़ों की जानकारी इन्होंने हासिल किया। सिकंदर से भी इनकी मुलाकात हुई और इसमें भी डिप्लोमेटिक इनकी विजय हुई। और कहा जाता है कि सिकंदर के भारत से वापस लौटने के उपरांत इन्होंने भारत में, मगध में नंद वंश का अंत किया, घनानंद को अपदस्थ किया और पाटलिपुत्र के राजगद्दी पर अपने को स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में आप ये बात जान के बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा हर्ष होगा। एक ऐसे साम्राज्य का, इतने विशाल साम्राज्य का इन्होंने निर्माण किया जिसकी सीमा को आने वाले समय में ना तो तुर्क, ना ही मुगल और ना ही आधुनिक काल में अंग्रेज छू पाया। इतने विशाल प्राकृतिक सीमा की इन्होंने स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र यानी गुजरात तक का क्षेत्र शामिल था। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया। पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र से इतने बड़े साम्राज्य के शासन का संचालन होता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में अपने गुरु चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया, मुख्य सलाहकार बनाया और उन्हीं की सहायता से, उन्हीं की मंत्रणा से, उन्हीं के सलाह से उन्होंने अपने शासन का संचालन किया। मित्रों, कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। पश्चिम के क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संघर्ष हुए और इस संघर्ष में सेल्यूकस पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। ये पहला भारतीय सम्राट था जिन्होंने विदेशी शासक को बुरी तरह से पराजित किया और अपनी शर्त पे उन्होंने सेल्यूकस को समझौता करने को बाध्य किया, विवश किया। कहते हैं इस समझौता के शर्त के मुताबिक सेल्यूकस ने एडिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और परिपेमिसदेई यानी कि हेरात,
काबुल, कंधार, मकरान जैसा क्षेत्र प्रदान किया, जिसकी पहचान आज के अफगानिस्तान से की जा सकती है। यानी संपूर्ण अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल हुआ। सेल्यूकस की पुत्री हेलेन के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। यह भी एक क्रांतिकारी निर्णय था। एक ऐसे वक्त में जब लोग अंतर्जातीय विवाह करने से घबराते थे, उससे परहेज करते थे, वैसी परिस्थिति में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह इन्होंने किया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपने राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। लंबे समय तक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में रहा और कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी नज़दीक से उस समय के जो भारत को देखा, भारत के शासन, भारत के प्रशासन, भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, हर बात को उन्होंने विस्तारपूर्वक अपनी रचना इंडिका में लिखा। इंडिका हालांकि आज उपलब्ध नहीं है, परंतु इंडिका को आधार मान करके यूनानी विद्वानों ने जो रचनाएं लिखी, उससे हमें मेगास्थनीज के विवरण की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन नगर प्रशासन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज का इंडिका है और समग्र रूप से मौर्य काल के विषय में जानकारी का यह एक स्रोत भी है। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में पाटलिपुत्र में अपना एक भव्य, एक विशाल राजमहल का निर्माण करवाया, जो मुख्य रूप से लकड़ी और पत्थर की सहायता से बना हुआ था। साथ ही उन्होंने पूरे पाटलिपुत्र नगर का किलाबंदी करवाया, जो न सिर्फ देखने में आकर्षक था, भव्य था, अलंकृत था, बल्कि अभेद था। इस प्रकार का किलाबंदी करवाया कि पाटलिपुत्र नगर में किसी भी बाहरी शक्तियों का, दुश्मन शक्तियों का प्रवेश नामुमकिन था। और इस पाटलिपुत्र नगर की सुरक्षा, इसका सौंदर्यीकरण के संदर्भ में विदेशी विद्वानों ने, खास यूनानी विद्वानों ने बहुत ही आकर्षक तरीका से लिखा है। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल में जनता को सिंचाई संबंधी सुविधा देने हेतु गुजरात में जो सौराष्ट्र प्रांत था, वहाँ उन्होंने उज्जयंत पर्वत के ऊपर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और इस झील का जो जल स्रोत है, जलाश्रय है, आकर्षण का केंद्र तो बना ही, साथ ही किसानों के लिए सिंचाई का एक बहुत बड़ा ये साधन बना। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशंसा न सिर्फ भारतीय विद्वान, समकालीन विद्वान के द्वारा की गई है, विदेशी विद्वानों ने भी इनके संदर्भ में इनकी पौरुषता, इनकी कार्यक्षमता, इनकी दूरदर्शिता के विषय में विस्तार पूर्वक लिखा है। जस्टिन नामक विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस और प्लूटार्क नामक विद्वान ने एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। और प्लूटार्क तो यहाँ तक लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की विशाल सेना को लेकर के पूरे भारत को रौंद दिया। परंतु यहाँ मेगास्थनीज के द्वारा जो विवरण दिए गए हैं, उसमें ये साफ कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सैनिकों को साफ निर्देश था
कि वह दुश्मन शक्ति पर को ही टारगेट करे, आम जनता को, किसानों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो। बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने कि अपने खेत के एक तरफ किसान हल जोत रहे होते थे और दूसरी ओर सैनिक युद्ध लड़ रहे होते थे। दोनों अपने अपने कार्यों में मशगूल रहते थे, किसी से किसी को बाधा नहीं पहुंचता था। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बड़े पैमाने पर किसानों को, आम जनता को धन और विपत्ति के समय में सहायता पहुंचाने हेतु बड़े बड़े अन्नागार के निर्माण करवाए गए, धान्य कोठार के, अनाज भंडार के निर्माण करवाए गए, जिसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से हासिल हुई है। इनके शासनकाल में पूरी तरह से भारतीय जनता के साथ एक ऐसे उदार व्यवहार किए गए ताकि इससे पूर्व के जो शासक घनानंद का शासनकाल था, उनके द्वारा दिए गए दुख दर्दों को, कष्टों को लोग भूल जाएं और अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शैव धर्म को त्याग कर जैन धर्म को अपनाया गया। और कहते हैं कि अपने गुरु भद्रबाहु के साथ, जो जैन आचार्य थे, उनके साथ तपस्या करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए, जहां उन्होंने सल्लेखन विधि से अपने प्राण का त्याग किया, भूखे रह करके प्राण का त्याग किया। जीवन के अंतिम काल में उन्होंने अपनी सत्ता अपने पुत्र बिंदुसार के नाम पर त्याग कर दिया और इस प्रकार लगभग 297 ईसा पूर्व में बिंदुसार भारत का सम्राट बना। बिंदुसार का शासनकाल 297 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। बिंदुसार के लिए अमित्रघात नाम का प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि बिंदुसार ने अपने शासनकाल में किसी नए क्षेत्रों का विजय नहीं किया, बल्कि अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य के भीतर ही उन्होंने कुशलतापूर्वक शासन करने की योजना बनाई, शासन किया। बिंदुसार को 2 समुद्रों का स्वामी कहा गया है, 2 समुद्र, और इससे हमें उनके द्वारा उनके साम्राज्य विस्तार का बोध होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को, जिसकी स्थापना मखली गोसाल ने किया था, उस धर्म को उन्होंने अपनाया। बिंदुसार के विषय में कहते हैं कि उनके शासनकाल में मेसिडोनिया के शासक एंटीगोनस गोनाटस भारत आया, लंबे समय तक रहा और बिंदुसार कालीन भारत के विषय में राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म, प्रशासन आदि के विषय में उन्होंने लिखा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस को ये खबर भेजा, ये संवाद भेजा कि उनके लिए सूखी फल, अंजीर, मदिरा और सोफिस्ट यानी कि दार्शनिक भेजा जाए। परंतु सीरिया के शासक ने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करना उस देश के लिए, उस संदर्भ में, उस समय के संदर्भ में अगर बात करें हम, तो कानूनी तौर पर गलत था। यानी कि आप दार्शनिक को, सोफिस्ट को अपने देश से बाहर नहीं भेज सकते हैं। यानी कि सीरिया के शासक ने, सम्राट ने मदिरा भेज दिया, सूखी फल, अंजीर भेज दिया,
लेकिन सोफिस्ट भेजने से उन्होंने इनकार कर दिया। बिंदुसार के शासनकाल में कुछ विद्वान ये तर्क देते हैं कि कलिंग उसके साम्राज्य से बाहर निकल गया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जितने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया गया था उसे कलिंग बाहर निकल गया। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम समय में तक्षशिला प्रांत में वहाँ के आमात्यों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दिया। इस विद्रोह को दबाने हेतु बिंदुसार ने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, परंतु सुसीम को सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात बिंदुसार ने उज्जैन प्रांत के गवर्नर अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा और कहते हैं कि अशोक के सद्व्यवहार के कारण जनता का विद्रोह शांत हो गया। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार का निधन हो गया और तत्पश्चात अशोक सम्राट बना। तो अगले वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच सम्राट अशोक के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।